हेलो मेरे प्यारे बच्चों, मैं डॉक्टर रिंदुजा आप सभी का स्वागत करती हूँ हमारे यूट्यूब चैनल खेती प्रकृति पर। आज हम फोकस करेंगे की टर्मिनोलॉजी पे। की टर्मिनोलॉजी को मैंने डिवाइड किया है 5 पार्ट्स में एंड उसमें जो इम्पॉर्टेंट चीज़ें हैं सिर्फ वही मैंने इंक्लूड की हैं। फर्स्ट इज बेसिक टर्मिनोलॉजी, सेकेंड इनहेरिटेंस पैटर्न्स। इनमें कुछ ही टर्म है जो मैंने इंक्लूड किए हैं, सारे नहीं किए हैं। पॉपुलेशन जेनेटिक्स थर्ड, applied genetics in agriculture fourth and emerging concepts is fifth। तो हम अपनी टर्मिनोलॉजी को इन पर्टिकुलर मेन हेडिंग्स में पढ़ेंगे। फर्स्ट हम स्टार्ट करेंगे बेसिक टर्मिनोलॉजी से। फर्स्ट टर्म है जीन्स। जीन्स क्या होते हैं? जीन्स बेसिकली सेगमेंट्स हैं डीएनए के जो कोड करते हैं स्पेसिफिक प्रोटीन या फिर ट्रेट को। अब आप लोगों के दिमाग में एक बात और आएगी कि डीएनए क्या है। डीएनए क्या है? डीएनए डबल हेलिकल स्ट्रक्चर है। ये 2 पॉलीन्यूक्लियोटाइड चेन्स हैं जो कि डीएनए को बनाती हैं। ये जेनेटिक मटेरियल को ट्रांसफर करने का काम करता है। तो जीन्स क्या है? जीन्स इनके ही सेगमेंट्स हैं, इन पे ही पाए जाने वाले सेगमेंट्स हैं और ये क्या करते हैं? ये स्पेसिफिक प्रोटीन या फिर ट्रेट को कोड करने का काम करते हैं। इसका एप्लीकेशन कहाँ पे है? इसका एप्लीकेशन है, हम एग्जाम्पल की तरह ले सकते हैं बीटी कॉटन। बीटी कॉटन या फिर बीटी कॉर्न को भी हम ले सकते हैं। ये क्या करते हैं? ये बीटी टॉक्सिन्स, ऐसे जीन्स इंट्रोड्यूस किए जाते हैं जो कि बीटी टॉक्सिन्स को रिलीज करते हैं। ये बीटी टॉक्सिन्स वेरियस इंसेक्ट्स एंड पेस्ट से क्रॉप्स को सुरक्षित करते हैं एंड ये हार्मलेस होते हैं ह्यूमंस के लिए। सेकंड हम बात करेंगे एलील्स की। एलील्स क्या होते हैं? सेकेंड हम बात करेंगे एलील्स की। तो एलील्स क्या होते हैं बच्चों? डिफरेंट वर्जन्स ऑफ सेम जीन। ये होते हैं डिफरेंट वर्जन्स ऑफ सेम जीन। अब ये जीन्स किन फॉर्म में हो सकते हैं? डोमिनेंट फॉर्म में हो सकते हैं एंड रेसेसिव फॉर्म में हो सकते हैं। तो ये डिफरेंट वर्जन्स होते हैं, जैसे कि अगर डोमिनेंट फॉर्म में है तो कैपिटल से डिनोट होंगे, अगर रेसेसिव हैं तो स्मॉल से डिनोट होंगे। अगर डोमिनेंट, दोनों डोमिनेंट हैं तो जो ट्रेट्स आएंगे वो उससे प्रभावित होंगे और अगर एक डोमिनेंट या एक रेसेसिव है तो जो डोमिनेंट कैरेक्टर है वो अपने आप को डोमिनेंट ट्रेट है या डोमिनेंट एलील है वो अपने आप को शो करेगा नेक्स्ट प्रोजेनी में, और जो रेसेसिव है वो शो नहीं करेगा। तो डोमिनेंट को हम कैपिटल लेटर से डिनोट करते हैं एंड रेसेसिव को हम स्मॉल लेटर से डिनोट करते हैं। अब वो स्पेसिफिक ट्रेट्स को दिखाने वाले हो सकते हैं, जैसे कि फ्लावर के कलर को या एनिमल के कलर को या फिर सीड के साइज को, फ्रूट के साइज को, फ्रूट के राइपनिंग को। कोई भी ऐसे ट्रेट्स हो सकते हैं, कोई भी ऐसे लक्षण हो सकते हैं जो कि प्लांट्स या एनिमल्स में प्रेजेंट हैं। नेक्स्ट टर्म इज जीनोटाइप। एंड इसके साथ ही हम ले लेंगे फिनोटाइप को। तो जीनोटाइप क्या होते हैं? जीनोटाइप बेसिकली जेनेटिक मेकअप होता है किसी भी ऑर्गेनिज्म का। ये डोमिनेंट या रेसेसिव हो सकता है, जैसे कि कैपिटल बी, कैपिटल बी, कैपिटल बी, स्मॉल बी। अब ये कैपिटल बी, स्मॉल बी किसी कलर को शो कर सकता है, किसी पर्टिकुलर ट्रेट को शो कर सकता है बेसिकली। फिनोटाइप क्या होते हैं? वो ऑब्जर्वेबल कैरेक्टर्स, ट्रेट्स या कैरेक्टर्स दोनों चीजें हम यूज कर सकते हैं। बेसिकली जेनेटिक्स में ट्रेट्स यूज किया जाता है। ऑब्जर्वेबल कैरेक्टर्स ऑफ एन ऑर्गेनिज्म रिजल्टिंग फ्रॉम इट्स जीनोटाइप। तो जो जेनेटिक मेकअप होगा
उससे क्या पता चलेगा, उससे जो रिजल्ट आएगा वो उसका फिनोटाइप है, मतलब उससे जो हमें ऑब्जर्व करने को मिलेगा। जैसे कि अगर जीनोटाइप में टॉल हाइटेड प्लांट के जीन्स थे, तो फिनोटाइप में जो जीन्स हैं वो हमें शो करेंगे, अपने आप को दिखाएंगे कि ये जो पेड़ है ये टॉल हाइटेड है, तो इसमें ये जेनेटिक मेकअप प्रेजेंट है। या कोई पर्पल कलर का या वाइट कलर का फ्लावर है, तो उसमें पर्टिकुलर वो जीन्स या वो जेनेटिक मेकअप प्रेजेंट है। देन नेक्स्ट इज, अब इसका एग्जाम्पल हम ले सकते हैं फ्लावर कलर इन पी प्लांट्स, या किसी पर्टिकुलर प्लांट्स में फ्लावर का कलर, या फिर एनिमल के रिगार्ड में हम ले सकते हैं एनिमल का स्किन कलर। ठीक है बच्चों। देन नेक्स्ट हम टर्म की बात करेंगे। नेक्स्ट टर्म है म्यूटेशन। बहुत इंपॉर्टेंट टर्म है बेटा ये, बहुत सारे क्वेश्चंस आते हैं इससे, म्यूटेशन से। ठीक है, तो म्यूटेशन क्या होता है? म्यूटेशन चेंज है इन द डीएनए सीक्वेंस ऑफ अ जीन, चेंज in the DNA sequence of a gene। तो ये जो पर्टिकुलर डीएनए है, ये डीएनए है, तो इस पे अलग अलग तरह के जीन्स अपने पोजीशंस में होंगे। तो अगर वो जो पोजीशंस हैं जीन्स की पर्टिकुलर डीएनए में, अगर वो चेंज हो जाती हैं, तो उसकी वजह से हमें देखने को मिलता है जो प्रोसेस, उसे हम बोलते हैं म्यूटेशन। ठीक है, म्यूटेशन क्या है? अगर हम प्लांट्स की बात करें तो प्लांट्स में म्यूटेशन को हम बोल सकते हैं, म्यूटेशन इन प्लांट इज अ चेंज इन द डीएनए सीक्वेंस दैट कैन अफेक्ट अ प्लांट्स ट्रेट्स। कोई भी ऐसा चेंज डीएनए सीक्वेंस में जो कि प्लांट के कैरेक्टरिस्टिक या ट्रेट्स को प्रभावित करे, वो कहलाता है, या चेंज कर दे तो वो कहलाता है म्यूटेशन। जैसे कि हम यहाँ पे एग्जाम्पल ले सकते हैं एल्बिनो कॉर्न का। अब ये म्यूटेशन बच्चों दो तरह का होता है, म्यूटेशन एडवांटेजियस भी हो सकता है एंड हार्मफुल भी हो सकता है। तो एल्बिनो कॉर्न की अगर हम बात करें तो इसमें क्या होता है, क्लोरोफिल का म्यूटेशन होता है, क्लोरोफिल कंटेंट होता है, क्लोरोफिल को बनाने वाले जो जीन्स होते हैं वो चेंज हो जाते हैं, जिसकी वजह से जो पत्तियां हैं वो वाइट और वाइट कलर की शो होती हैं और येलो कलर की शो होती हैं इंस्टेड ऑफ ग्रीन। तो जिसकी वजह से फोटोसिंथेसिस की एक्टिविटी रुक जाती है, क्लोरोफिल फॉर्मेशन नहीं हो पाता एंड जो प्लांट है वो लंबे समय तक सरवाइव नहीं कर सकता। अगर हम एडवांटेजेस की बात करें तो हम एग्जाम्पल ले सकते हैं सीडलेस फ्रूट्स की। तो सीडलेस फ्रूट्स में टमाटोज आ जाते हैं, सीडलेस फ्रूट्स में बनाना है, सीडलेस बनाना, सीडलेस ग्रेप्स, ये सारी चीज़ों पे रिसर्च हो रहा है एंड हमारे फायदे के लिए इनको चेंज किया जा रहा है, इन जीन्स को चेंज किया जा रहा है, जिससे कि इन पर्टिकुलर फ्रूट्स में सीड्स ना हो। देन नेक्स्ट इज लोकस। ये सब बेसिक टर्मिनोलॉजी में ही कवर होंगे ये सारे टर्म्स। देन नेक्स्ट इज लोकस, या फिर अगर हम इसे सिंगल बोलेंगे तो लोकाई भी बोल सकते हैं। द स्पेसिफिक लोकेशन ऑफ अ जीन ऑन अ क्रोमोसोम। लोकस क्या होता है? स्पेसिफिक लोकेशन ऑफ अ gene, specific location of a gene on a chromosome। क्रोमोसोम्स क्या है ये हम डिटेल में पढ़ेंगे। क्रोमोसोम्स पर जीन्स प्रेजेंट होते हैं और ये क्रोमोसोम्स पर्टिकुलरली डिफरेंट ट्रेट्स को दर्शाते हैं। अ लोकस in plants is a specific location or position of a gene on a chromosome। अगर हम इसमें एग्जाम्पल लें तो जो P एलील है वो पर्पल फ्लावर को डिनोट कर रहा है, तो लोकस पर एक पर्टिकुलर क्रोमोसोम्स पर जीन की पोजीशन अलग अलग हो सकती है। तो जीन की पर्टिकुलर पोजीशन जहां पर जिस जगह पे होती है उसे हम लोकस कहते हैं। ठीक है, देन नेक्स्ट
term is homozygous and heterozygous. होमो का मतलब सिमिलर और हेट्रो का मतलब डिफरेंट. तो अगर सिमिलर एलील्स है तो वो कंडीशन होमोजाइगस कहलाएगी. इट मे बी बोथ कैपिटल और बोथ स्मॉल, मतलब बोथ डोमिनेंट या फिर बोथ रेसेसिव. अगर डिफरेंट है, अलग अलग हैं, तो वो कंडीशन हेट्रोजाइगस कहलाएगी, मतलब एक रेसेसिव और एक डोमिनेंट. तो ये कहलाएगा हेट्रोजाइगस. तो होमोजाइगस क्या है? हैविंग टू आइडेंटिकल एलील्स फॉर अ पर्टिकुलर जीन. एक ही जीन पर, पर्टिकुलर जीन पर एक जैसे दो एलील्स का होना कहलाता है होमोजाइगस. एंड हेट्रोजाइगस इज हैविंग टू डिफरेंट एलील्स for a particular gene. This is heterozygous. Then next is chromosome. Chromosomes क्या होते हैं? थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर्स होते हैं जो बने होते हैं डीएनए से एंड प्रोटीन से. थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर हैं, किससे बने होते हैं? डीएनए एंड प्रोटीन से बने होते हैं. और ये क्या करते हैं? दैट कैरीज जेनेटिक इंफॉर्मेशन. और ये कैरी करते हैं जेनेटिक इंफॉर्मेशन. तो क्रोमोसोम्स क्या है बच्चों? क्रोमोसोम्स थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर्स हैं जो डीएनए और प्रोटीन के बने होते हैं और कैरी करते हैं जेनेटिक इंफॉर्मेशन को. A chromosome in plants is a structure made up of DNA and proteins that carry genetic information. Then example हम ले सकते हैं इसका, जैसे कि राइस की अगर हम बात करें, राइस को हम बोलते हैं ओराइजा सटाइवा. तो राइस की अगर हम बात करें तो इसमें 12 पेयर्स ऑफ क्रोमोसोम्स होते हैं और टोटल कितने होते हैं? टोटल 24. ठीक है. अगर हम मेज की बात करें, जिया मेज की बात करें, तो इसमें कितने क्रोमोसोम होते हैं बेटा? इसमें होते हैं 10 पेयर्स ऑफ क्रोमोसोम, 10 पेयर्स. और टोटल कितने होंगे? टोटल होंगे 20. ठीक है बच्चों. देन नेक्स्ट इज कोडॉन. देन नेक्स्ट इज कोडॉन. कोडॉन क्या होते हैं? स्पेसिफिक sequence of 3 nucleotides in mRNA that codes for a specific amino acid. ये सीक्वेंस होता है, किस चीज का सीक्वेंस होता है? कोडॉन्स क्या होते हैं बच्चों? कोडॉन्स जो हैं वो स्पेसिफिक सीक्वेंसेस होते हैं जिनमें कि 3 न्यूक्लियोटाइड्स प्रेजेंट होते हैं. अब ये न्यूक्लियोटाइड्स क्या है? एडेनिन, ग्वाइनिन, थाइमिन, साइटोसिन और प्लांट्स में यूरेसिल होता है. ठीक है बेटा. तो अगर ये जो एडेनिन, ग्वानिन, साइटोसिन, थाइमिन, ये 3 हैं, ए यू जी हो सकता है, ए टी जी हो सकता है. तो ये जो स्पेसिफिक है ये कहलाएगा कोडॉन. ये जो 3 न्यूक्लियोटाइड हैं ये शो करेंगे कोडॉन को. तो कोडॉन क्या है? सीक्वेंस है 3 न्यूक्लियोटाइड्स का. इन कहाँ पे, किस जगह पे? एमआरएनए पे. मैसेंजर आरएनए इसे हम बोलते हैं, जो मैसेजेस को पास करता है, विच इज मैसेंजर आरएनए. तो ये क्या करता है? एमआरएनए कोड करता है स्पेसिफिक अमाइनो एसिड्स को, और ये डिफरेंट हो सकते हैं अकॉर्डिंग टू द organism, according to the plants or according to the traits. Then कोडिंग सिस्टम. अगर हम कोडिंग सिस्टम की बात करें तो कोडिंग सिस्टम बेसिकली यूनिवर्सल है इन
यूनिवर्सल है अक्रॉस ऑल ऑर्गेनिज्म इंक्लूडिंग प्लांट्स, एश्योरिंग स्पेसिफिक कोडॉन्स ट्रांसलेट टू द सेम अमाइनो एसिड्स इन एवरी स्पीशीज। तो जो पर्टिकुलर अमाइनो एसिड्स है वो हर एक स्पीशीज में एक जैसे ही होंगे। स्पेसिफिक कोडॉन्स जो हैं वो स्पेसिफिक अमाइनो एसिड्स को ही ट्रांसलेट करेंगे, ठीक है, हर एक ऑर्गेनिज्म में। दिस coding system is universal across all organisms including plants, assuring that specific codons translate to the same amino acids in every species. Next term is बहुत इंपॉर्टेंट टर्म है, ट्रांसक्रिप्शन। ट्रांसक्रिप्शन क्या होता है बच्चों? द प्रोसेस ऑफ कॉपीइंग डीएनए इनटू एमआरएनए। क्या है ये प्रोसेस है? किस चीज की प्रोसेस है? कॉपीइंग डीएनए इनटू एमआरएनए। अगर हम ट्रांसक्रिप्शन को और ज्यादा सिंपल करते हैं, प्रोसेस ऑफ कॉपीइंग डीएनए इनटू एमआरएनए, दिस इज सिंपल, ठीक है। अगर हम और ज्यादा सिंप्लीफाई करें तो ट्रांसक्रिप्शन क्या है? इंस्ट्रक्शंस को कॉपी करना फ्रॉम अ बुक विच इज डीएनए इनटू अ नोटपैड विच इज एमआरएनए टू कैरी फॉरवर्ड टू अ फैक्ट्री विच इज राइबोसोम्स, ठीक है। एग्जाम्पल यहां पे हम ले सकते हैं, जीन फॉर क्लोरोफिल प्रोडक्शन। जीन फॉर क्लोरोफिल प्रोडक्शन। तो ये जीन क्या करेंगे? जो डीएनए है वो क्या करेगा? वो पर्टिकुलर प्रोटीन, जो रिक्वायर्ड प्रोटीन है क्लोरोफिल सिंथेसिस के लिए, उसे क्या करेगा? इनकोड करेगा। एट द टाइम ऑफ ट्रांसक्रिप्शन अब ये डीएनए सीक्वेंस कॉपी होगा टू एमआरएनए न्यूक्लियस के अंदर, इनसाइड द न्यूक्लियस। एमआरएनए क्या करेगा? एमआरएनए इंस्ट्रक्शन देगा न्यूक्लियस को कि जाओ और जाकर प्रोडक्शन करो क्लोरोफिल का एंड रिलेटेड प्रोटीन का इन द साइटोप्लाज्म। एंड दिस प्रोटीन, और ये जो प्रोटीन है वो इसेंशियल है। किस लिए इसेंशियल है? ग्रीन कलर ऑफ लीव्स के लिए एंड फोटोसिंथेसिस के लिए। तो ये हो गई ट्रांसक्रिप्शन की प्रोसेस होल with an example in plants. Then next is translation. Then next term is translation. Translation is the process by which ribosomes synthesize proteins using mRNA as a टेम्पलेट। ट्रांसलेशन क्या है? प्रोसेस है जहां पे क्या होता है? राइबोसोम्स सिंथेसाइज होते हैं, राइबोसोम्स का संश्लेषण होता है या सिंथेसिस होती है। ये सिंथेसाइज करते हैं प्रोटीन्स को यूजिंग mRNA एज अ, अब mRNA यहां पे कंसीडर किया जाता है एज अ टेम्पलेट। टेम्पलेट का मतलब ये हो गया कि एक बार जब mRNA ने पर्टिकुलर प्रोटीन बना लिया तो इसी की कॉपी बनती चली जाएंगी। तो ये टेम्पलेट का मतलब हो गया एक हमारे पास एक कॉपी है जिसको फर्दर कॉपी करते रहना है, तो वो टेम्पलेट है। और टेम्पलेट के बाद एक कॉपी निकलती रहेंगी, एक के बाद एक जो रिक्वायरमेंट है वो पूरी होती रहेगी प्रोटीन सिंथेसिस की। ट्रांसलेशन इन प्लांट्स इज द प्रोसेस बाय विच द जेनेटिक कोड इन मैसेंजर आरएनए इज यूज्ड टू बिल्ड प्रोटीन्स। ठीक है,
इट अकर्स इन द राइबोसोम, बेसिकली ये राइबोसोम में होती है, वेयर ट्रांसफर आरएनए, टीआरएनए जो होते हैं वो अमाइनो एसिड्स को लेकर आते हैं टू द राइबोसोम्स एंड ये असेंबल होते हैं इनटू अ प्रोटीन बेस्ड ऑन द सीक्वेंस ऑफ कोडॉन। जो कोडॉन हमने बात की थी कि 3 जो न्यूक्लियोटाइड एसिड्स के जो सीक्वेंसेस होते हैं वो सीक्वेंस ऑफ कोडॉन्स को प्रोटीन जो है उन पर बेस्ड होते हैं इन द mRNA। ट्रांसलेशन इन प्लांट्स अगर हम बात करें तो ट्रांसलेशन इन प्लांट्स का सिग्निफिकेंस है जैसे कि ट्रांसलेशन प्रोड्यूस करता है डिफरेंट एंजाइम्स को, जैसे कि रिबिस्को है, प्रोटीन्स को दैट रेगुलेट करते हैं जो ग्रोथ को, फोटोसिंथेसिस को, स्ट्रेस को इन द प्लांट्स। अगर हम ट्रांसलेशन की प्रोसेस को और देखें तो ट्रांसलेशन की प्रोसेस में डीएनए कोड होता है फॉर अ प्रोटीन, जैसे कि रिबिस्को एन एंजाइम इन्वॉल्व्ड इन द फोटोसिंथेसिस। डीएनए इज ट्रांसक्रिप्टेड इनटू एमआरएनए इन द न्यूक्लियस। एमआरएनए ट्रांसपोर्ट होता है टू द राइबोसोम इन द साइटोप्लाज्म और क्लोरोप्लास्ट। टीआरएनए मॉलिक्यूल्स bring amino acids corresponding to the mRNA codons and ribosome assemble होते हैं, assembles these amino acids into a functional ribisco protein. Then next important term is polyploidy. पॉलीप्लॉइडी क्या होती है बच्चों? ये एक कंडीशन है ऑफ हैविंग मोर देन 2 सेट्स ऑफ क्रोमोसोम। बेसिकली जब क्रोमोसोम्स जो हैं 2 से ज्यादा हो जाते हैं, 2 सेट्स ऑफ क्रोमोसोम से ज्यादा क्रोमोसोम्स होते हैं तो उन्हें, उस कंडीशन को हम पॉलीप्लॉइडी कहते हैं और ये जनरली कॉमन है। जैसे किस में कॉमन है? वीट में कॉमन है। पॉलीप्लॉइडी इज द कंडीशन इन विच organism have more than 2 sets of chromosomes in its cells instead of normal diploid। नॉर्मल डिप्लॉइड 2 सेट्स की जगह पे 2 सेट्स से ज्यादा क्रोमोसोम्स जब प्रेजेंट होते हैं तो इसे हम पॉलीप्लॉइडी कहते हैं। जैसे कि अगर हम वीट की बात करें, ट्रिटिकम एस्टिवम की बात करें, तो वीट में जो पॉलीप्लॉइड होते हैं वो कैसे होते हैं? हेक्साप्लॉइड्स होते हैं। हेक्साप्लॉइड्स का मतलब, हेक्सा का मतलब 6 क्रोमोसोम्स होते हैं। 2 की जगह कितने होते हैं? 6 क्रोमोसोम होते हैं। तो इसे हम क्या बोलते हैं? हेक्साप्लॉइड। हेक्साप्लॉइड, ठीक है। इसका बेनिफिट क्या होता है हेक्साप्लॉइड्स का? जब वीट में हेक्साप्लॉइडी होती है तो उसकी वजह से जो ग्रेन्स है उनका साइज बढ़ जाता है एंड उनमें जो अडेप्टेबिलिटी, अनुकूलन की क्षमता होती है डिफरेंट क्लाइमेटिक कंडीशंस में, वो बढ़ जाती है। ऐसे ही बनाना म्यूसा स्पीशीज में क्रोमोसोम सेट्स ट्रिप्लॉइड होते हैं, 3 सेट्स ऑफ क्रोमोसोम्स प्रेजेंट होते हैं। इनमें सीडलेस फ्रूट्स डेवलप होने की एंड उनका जो बनाना का टेक्सचर है वो इम्प्रूव हो जाता है। स्ट्रॉबेरी की हम बात करें तो स्ट्रॉबेरी में 8 सेट्स ऑफ क्रोमोसोम होते हैं जिन्हें हम ऑक्टाप्लॉइड कहते हैं। इनमें भी फ्रूट का साइज बढ़ जाता है और शुगर कंटेंट बढ़ जाता है। पॉलीप्लॉइडी बेसिकली कॉमन है प्लांट्स में, जो कंट्रीब्यूट करती है उनके साइज को बढ़ाने में, उनके पोटेंशियल और वेगर को बढ़ाने में, अडेप्टेबिलिटी को बढ़ाने में। इट इज ऑल्सो वाइडली यूज्ड इन प्लांट ब्रीडिंग। जनरली ये प्लांट ब्रीडिंग में यूज किया जाता है टू डेवलप इम्प्रूव्ड वेराइटीज। तो पॉलीप्लॉइडी एक कॉमन कंडीशन है जो कि प्लांट ब्रीडिंग में यूज की जाती है बेटर फ्रूट क्वालिटी के लिए, बेटर क्वालिटी ऑफ प्लांट्स के लिए, प्लांट्स एंड फ्रूट्स के लिए। देन नेक्स्ट इज, ये करंट टेक्निक्स का पार्ट है, ठीक है। CRISPR-Cas9 ये क्या है? ये सिंपल, मैं बहुत ज्यादा इसके बारे में बात नहीं करूंगी, बस ये क्या होता है ये समझ लीजिए। ये एक जीन एडिटिंग टूल है, जीन एडिटिंग टूल है।
ठीक है, ये जीन एडिटिंग टूल जो है वो मॉडिफाई करता है, क्या करता है, मॉडिफाई करता है डीएनए सीक्वेंसेस को। तो it is a tool which edits gene to modify DNA sequences precisely, specifically ये जिस पॉइंट पे हमें एडिट करना है वहां पे जाके ये एडिट करता है। इसका यूज कहाँ हो रहा है, जनरली टमाटो में इसका यूज हो रहा है। उसके ईल्ड और शेल्फ लाइफ को बढ़ाने के लिए साइंटिस्ट ने क्या किया है, इस टूल को यूज किया है नॉकआउट करने के लिए उन जीन्स को जो कि रिस्पॉन्सिबल हैं राइपनिंग एंड स्पॉइलेज के लिए टमाटो के। ठीक है बच्चों, इसके बारे में हम इतनी ही बात करेंगे। देन नेक्स्ट इज इनहेरिटेंस पैटर्न्स, ये हमारा सेकंड है, टर्मिनोलॉजी का सेकंड पार्ट है जो मैंने बात की थी कि हम 5 पार्ट्स में डिवाइड करेंगे। तो इनहेरिटेंस पैटर्न की भी मैं ज़्यादा बात नहीं करूंगी, ज़्यादा बात इसलिए नहीं करूंगी क्योंकि ये चीज़ें हमें डिटेल में अपने फुल लेंथ सिलेबस में पढ़नी है। कौन कौन से होते हैं बस हम यहाँ पे वो देख लेते हैं विद एन पर्टिकुलर एग्जाम्पल।